हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्च। आज है डे 46 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इन द मिडल ईयर हैमर शेप्ड बोन इज़ नोन एज। सो मिडल ईयर में डिफरेंट टाइप्स की बोन्स होती हैं, जिसमें हैमर शेप की बोन जो है उसे कहा जाता है मेलियस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मिडल ईयर में आपकी इनकस बोन भी होती है, एंड इनकस जो है वो आपकी एनविल शेप बोन होती है। इट इज़ एनविल शेप्ड बोन। देन अगर बात करूँ मैं स्टेप्स की, तो स्टेप्स जो है वो आपकी स्टिरअप शेप की बोन होती है। इट इज़ स्टिरअप शेप्ड बोन्स। एंड बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इज स्टेप्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा ये बात होगी आपकी मिडल ईयर की, जिसमें ये तीन मेन बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब अगर मैं बात करूँ आउटर ईयर की, तो जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर में आपके मेनली दो पार्ट्स रहते हैं। एक आपका होता है ऑरिकल, जिसको पिन्ना भी कहा जाता है। एंड ऑरिकल जो है वो आपका बेसिकली विजिबल पार्ट होता है। इट इज़ अ विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, जो कि आपके बाहर वाली साइड पे रहता है। एंड ये आपका फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। देन दूसरा आउटर ईयर में आपका पार्ट आता है ऑडिटरी कैनाल। सेकेंड पार्ट इज ऑडिटरी कैनाल, जो कि आपका एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स भी से कहा जाता है। ये आपका एस शेप्ड ट्यूब रहती है। ठीक है, एस शेप्ड ट्यूब की बात आएगी तो वो आपका कौन सा रहता है, ऑडिटरी कैनाल। एंड ये आपका ऑरिकल से लेकर के ईयर ड्रम तक रहता है। ठीक है, कहाँ से, ऑरिकल से लेकर के ईयर ड्रम तक जो पार्ट रहता है वो आपका रहता है ऑडिटरी कैनाल। अब बात आई है ईयर ड्रम की। सो ईयर ड्रम के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अदर नाम के ऊपर, ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम जो है वो होता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही ईयर ड्रम जो है वो कहा जाता है। ये आपका एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, दैट इज़ ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल को सेपरेट आउट करता है मिडल ईयर से। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल को सेपरेट करता है मिडल ईयर से कौन सा, आपका ईयर ड्रम। ये आपका ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। इट इज़ ओवल शेप, जिसके थोड़े से ब्रॉडर एजेस रहते हैं। एंड ये आपका तीन टाइप के टिश्यू से बना होता है। ईयर ड्रम जो है वो आपका 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना होता है। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं, इसमें जो आउटर कवरिंग लेयर है वो हेयरलेस स्किन की होती है। ठीक है, आउटर कवरिंग लेयर इज़ हेयरलेस स्किन। जो इसमें मिडल एयर रहती है, मिडल एयर जो है वो आपकी फाइब्रस टिश्यूज़ की होती है। एंड जो आपकी इनर लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक है, इनर लाइनिंग जो है वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन की रहती है। सो ये इसमें दो पार्ट हैं। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूँ इनर ईयर की, ठीक है, बेसिकली 3 ही पार्ट में आपका ईयर जो है वो कैटेगराइज होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो इनर ईयर जो है इसको लेबिरिंथ भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेबिरिंथ। एंड इसमें दो पार्ट्स इसमें रहते हैं। एक आपका होता है बोनी लेबिरिंथ एंड दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, इन दोनों के बीच में एक वाटरी फ्लूइड लेयर होती है। कौन सी, वाटरी फ्लूइड लेयर होती है, जिसे कहा जाता है पेरिलिम्फ। ठीक है, वाटरी, इन दोनों के बीच में बोनी एंड मेम्ब्रेनस, इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है वो आपकी होती है पेरिलिम्फ। जबकि अगर सिर्फ मेम्ब्रेनस, ठीक है, जो आपकी मेम्ब्रेनस लेयर होती है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, इसके बीच में भी आपका सिमिलर वाटरी फ्लूइड होता है। एंड इस वाटरी फ्लूइड को कहा जाता है एंडोलिम्फ। दिस वाटरी फ्लूइड इज एंडोलिम्फ। अगर वो वोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में है, देन इट इज़
पेरिलिम्फ अगर वो विद इन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है तो वो आपका रहेगा एंडोलिम्फ। इसके अलावा इसमें 3 पार्ट्स रहते हैं आपके बोनी लेबिरिंथ में भी एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, दोनों में ही 3 पार्ट रहते हैं। एक आपका रहता है वेस्टिब्यूल, दूसरा आपका रहता है कोक्लिया, तीसरा आपका रहता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इसमें जो आपका कोक्लिया पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्नेल का जो शेल होता है उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात होगी आपकी ईयर के बारे में। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिसेप्टर इज़ यूजफुल फॉर कलर विज़न। कलर विज़न के लिए कौन सा रिसेप्टर यूज़फुल रहता है? तो कलर विज़न के लिए आपका कौन जो है वो रिसेप्टर आपके यूज़फुल होते हैं आइज़ में? तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इसमें आइज़ के आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अपना अपना जो है वो यूज़ रहता है। तो अभी डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो एक पार्ट इसमें आता है प्यूपिल। प्यूपिल जो है वो आपका आई को कंट्रोल करता है, आई में कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा, ठीक है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट जो आपकी आई में एंटर करेगी। ये फंक्शन आपका रहता है प्यूपिल का। देन प्यूपिल के बाद बात करूँ रेटिना की। रेटिना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रेटिना जो है वो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी आई की। एंड जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन आपकी रेटिना के ऊपर ही होती है। इसके अलावा रेटिना जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटेक्टिंग कलर एंड फाइन डिटेल्स, ठीक है। कलर एंड फाइन डिटेल्स को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेटिना। एंड ऑल्सो रेटिना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो रेटिना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देन जो आपके सिग्नल्स हैं वो ब्रेन की सेंड होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन रेटिना के ऊपर इम्पॉर्टेंट बनता है कि रेटिना जो है वो इसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपके एमाक्राइन सेल्स हैं, एमाक्राइन सेल्स वो आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द रेटिना। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। देन इसके अलावा हम आइज़ में बात करते हैं लेंस के ऊपर। तो लेंस किस टाइप के होते हैं हमारी आइज़ में? तो लेंस जो है वो आपके वाई कन्वेक्स लेंस जो है वो आपके आइज़ में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइट को फोकस करने में हेल्प करते हैं ऑन द रेटिना, ठीक है। रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये आपके लेंस होते हैं। इसके अलावा इसमें लेक्राइमल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड जो कि आपका टीयर्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सिंपल है। इसके अलावा बात करूं आइरिस की, तो आइरिस जो है वो आपका कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट जो है वो लाइट का एंटर करेगा आइज़ में, सेम एज पीपल। देन बात करूं कॉर्निया की, तो कॉर्निया जो है, कॉर्निया आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। ये लाइट को बेंड करती है, इट बेंड्स द लाइट बिफोर इट रीचेज द लेंस। इसके अलावा जब भी लाइट जो है वो आइज़ में एंटर करती है तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो है वो कॉर्निया के आउटर सरफेस पे होता है। इसके अलावा बात करूं सिलरी मसल्स, इसमें आइज़ में आपके प्रेजेंट होती हैं सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स जो हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस की शेप को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ताकि जो आपका आइज़ है, जो लेंस है, वो रेटिना के ऊपर फोकस कर पाए। सो दीज आर द वर्क ऑफ सिलरी मसल्स। इसके अलावा आइज़ में आपकी ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व क्रेनियल नर्व के किस पार्ट में आती है? तो क्रेनियल नर्व 2 जो है वो आपकी रहती है ऑप्टिक नर्व। एंड ये ऑप्टिक नर्व आपकी आइज़ में प्रेजेंट होती है एंड किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है?
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने में ऑप्टिक नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हीं के ऊपर मोस्टली जो है वो क्वेश्चन बनता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, चूज अ मेथड टू अचीव सुपर सेचुरेशन फॉर अ सब्सटेंस हुज सॉल्युबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सब्सटेंस विद फ्लैट सॉल्युबिलिटी। तो एक ऐसा मेथड जो कि आपका सुपर सेचुरेशन अचीव करने के लिए रहता है फॉर अ सब्सटेंस जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तो ये आपका रहता है इवेपोरेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आता ही है सुपर सेचुरेशन को अचीव करने का मेथड। सो डिफरेंट मेथड्स रहते हैं आपके सुपर सेचुरेशन को अचीव करने के लिए, जिसमें एक मेथड आता है आपका वाई कूलिंग, दूसरा आता है वाई इवेपोरेशन, देन एक आता है आपका वाई एडिशन ऑफ थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट की एडिशन करके भी आप सुपर सेचुरेशन को अचीव कर सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट को ऐड करने में डिफरेंट आते हैं, आइदर सॉल्टिंग आउट आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन या पीएच चेंज करके डिफरेंट मेथड से हम ये कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफरेंट आपके क्रिस्टलाइजर्स होते हैं जो कि आपके डिफरेंट मेथड्स पे काम करते हैं सुपर सेचुरेशन को अचीव करने के लिए। तो इन क्रिस्टलाइजर्स की बात कर लेते हैं, इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। तो अभी बात करता हूँ, एक आपका क्रिस्टलाइज़र आता है टैंक क्रिस्टलाइज़र, जो कि आपका कूलिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, कूलिंग मेथड की हेल्प से सुपर सैचुरेशन अचीव करते हैं। देन आता है आपका स्विंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइज़र। तो ये भी आपका कूलिंग प्रिंसिपल पे ही, कूलिंग मेथड से ही सुपर सैचुरेशन अचीव की जाती है इसमें। देन आता है आपका क्रिस्टल क्रिस्टलाइज़र। तो दिस इज सेम कूलिंग मेथड से, एंड इसमें आपका कूलिंग के साथ साथ में इवेपोरेशन भी होती है। ये कूलिंग मेथड एंड इवेपोरेशन दोनों मेथड से इसमें आपकी सुपर सैचुरेशन को अचीव किया जा सकता है। देन एक आता है आपका मैग्मा क्रिस्टलाइज़र। तो मैग्मा क्रिस्टलाइज़र जो है वो आपका सिंपल इवेपोरेशन मेथड पे ही रहता है सुपर सैचुरेशन को अचीव करने के लिए। तो ये डिफरेंट आपके क्रिस्टलाइजर्स हैं, एंड वो किस मेथड से सुपर सैचुरेशन को अचीव करते हैं वो इसके मेथड्स हैं। इनके मेथड्स के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन जो है बनता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कम्स अंडर ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ईडीजी होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड कौन से ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपका रहेगा अमाइनो ग्रुप। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें दोनों ग्रुप्स के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, जिसके पास आपके हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे वो आपका इजीली डोनेट कर पाएगा। इसमें आपके ग्रुप्स आ जाते हैं OH हो गया, या फिर अमाइन ग्रुप हो गया, या फिर मिथाइल ग्रुप हो गया। तो ये सारे आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। जबकि दूसरे आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, EWG। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आपका NO2 आ जाएगा, CHO आ जाएगा, SO3H आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज, ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी किसे कहा जाता है, तो ये आपका होता है आंवला। आंवला इज नोन एज इंडियन गूसबेरी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आंवला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आंवला के सिनोनिम्स के ऊपर देखते हैं। तो आंवला को इंडियन गूसबेरी कहा जाता है। इसके अलावा इसका अदर नाम होता है अम्बिलिका एंड आंवला। सो यही इसके कुछ कॉमन नाम्स हैं। अब इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं, तो बायोलॉजिकल सोर्स में इसमें आपके ड्राइड एंड फ्रेश दोनों ही टाइप्स के फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
किसके फ्रूट्स होते हैं, क्या बोटेनिकल नाम है? बोटेनिकल नेम इज़ अम्बेलिका ऑफिसिनालिस, अम्बेलिका ऑफिसिनालिस, या फिर पाइलेंथस एम्बेलिका, या फिर फाइलेंथस एम्बेलिका। इसके अलावा इसकी फैमिली की बात करूं तो इसकी फैमिली होती है यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी इज़ द फैमिली ऑफ आंवला। देन इसके केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं तो इसमें आपका विटामिन सी प्रेजेंट होता है, विटामिन सी दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इसमें अल्कलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आपका फाइलेंटिन हो गया एंड फाइलेंटिडिन। ठीक है, ये इसमें केमिकल कंस्टेंट्स रहते हैं। अब बात करूँ इसके यूजेस के बारे में, तो ये आपका यूज़ होता है एज अ डायूरेटिक, एज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी, एज अ लेग्जेटिव भी यूज़ होता है, डायबिटीज़ डिसेंट्री में यूज़ किया जाता है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता है, एज एन एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी रहती हैं, एंड त्रिफला चूर्ण जो है, त्रिफला चूर्ण का ये एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट रहता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिल्स इज़ द एसटीडी कोज्ड बाय। सो सिफिल्स जो है वो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि आपका कोज होता है बाय द ऑर्गेनिज्म ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसमें डिफरेंट डिजीज़ देख लेते हैं और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सो इसमें क्लोस्ट्राइडियम टेटेनी जो है वो आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है टेटनस के लिए। देन क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम जो है वो आपका फूड पॉइजनिंग के लिए, इट इज़ फॉर फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपका रहता है क्लोस्ट्राइडियम बोटुलम। इसके अलावा एक डिजीज़ आपकी आती है मेनिनगिटिस, जो कि आपका इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है नेसेरिया मेनिनगिटिस। इसके अलावा स्कारलेट फीवर की अगर मैं बात करूं, स्कारलेट फीवर, तो स्कारलेट फीवर में आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस स्कारलेटिने, स्कारलेटिने। तो ये आपका स्कारलेट फीवर के केस में रहता है। देन बात करूं डिप्थेरिया की, डिप्थेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डिप्थेरिया में आपका रहता है कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया। देन आता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टीबी के केस में आपका रहता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या फिर माइकोबैक्टीरियम बोविडे। तो ये दोनों आपके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्यूबरक्लोसिस के। देन बात करूँ प्लेग की, तो प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है पास्टुरेला पेस्टिस या फिर यर्सीनिया पेस्टिस। देन बात करूँ टाइफॉइड की, तो टाइफॉइड के केस में आपका रहता है सैल्मोनेला टाइफी, एंड आपका कोलेरा रहता है एक डिजीज़, कोलेरा के केस में रहता है विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा। तो ये डिफरेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एंड डिजीजेस, ये सारे के सारे इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोज डंपिंग इज़ अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। तो डोज डंपिंग जो है वो आपकी प्रॉब्लम या आप बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है आपकी कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स के साथ। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स मीन्स जो कि आपके लंबे टाइम तक रिलीज़ होते हैं आपके ड्रग्स, एंड इसमें आपके सस्टेन रिलीज़ आ जाते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज़ आ जाते हैं, एंड सब इसमें फॉर्मुलेशंस रहती हैं। तो इसमें आपकी डिफरेंट एडवांटेजेस भी होती हैं आपकी कंट्रोल्ड रिलीज़ ड्रग प्रोडक्ट्स की, जैसे कि आपके पेशेंट कंप्लाइंस को इम्प्रूव करते हैं,
फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजेस, कि हमें दवाई जो है वो बार बार नहीं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं लेनी पड़ती, एक बार अगर हमने ले ली तो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो आपका ड्रग जो है वो धीरे धीरे रिलीज़ होता रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी में रिडक्शन आ जाएगी। इसके अलावा इसमें लेस टोटल ड्रग जो है वो हमें एम्प्लॉय करना पड़ेगा, ताकि इसमें लोकल और सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो रिड्यूस हो जाएं। इसके अलावा इसमें एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी भी आपकी इम्प्रूव होती है ट्रीटमेंट में। इसमें यूनिफॉर्म इफ़ेक्ट आपको प्रोड्यूस होगा। फ्लक्चुएशंस जो आपके आती हैं बार बार, जैसे 2 घंटे या 4 घंटे 6 घंटे के बाद अगर आप दवाई ले रहे हैं तो उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं वो भी इसमें आपकी रिड्यूस्ड हो जाएंगी। देन ये तो बात होगी एडवांटेजेस की। अभी बात करूँ अगर मैं डिसएडवांटेजेस की, तो इसकी कॉस्ट जो है वो हाई रहती है, तो कॉस्ट हाई रहती है। इन वीवो इन विट्रो कोरिलेशन जो है ये पुअर रहता है इसमें। एंड तीसरी इसमें जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ डोज डंपिंग, तो ये इसमें डिसएडवांटेज रहती है। तो ये तीनों ही आपको इसमें याद रखने हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the question is, durability of a tablet to combined effect of shock and abrasion is evaluated by using। तो टेबलेट की ड्यूरेबिलिटी शॉक एंड अब्रेजन के कंबाइंड इफ़ेक्ट के लिए हम किसकी हेल्प से इवेल्यूएट करते हैं? सो इट इज़ इवेल्यूएटेड विद द हेल्प ऑफ फ्राइविलेटर। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब फ्राइविलेटर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए आपका कौन सा अपरेटस इसमें यूज़ किया जाता है? तो इसमें रोशे फ्राइबिलेटर जो है इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या फंक्शन रहता है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है फ्राइबिलिटी टेस्ट को? तो इसमें आपका 100 रोटेशंस रहती हैं, ठीक है, टोटल 100 रोटेशंस रहती हैं। स्पीड इसकी होती है 25 RPM फॉर 4 मिनट्स, ठीक है, 4 मिनट के लिए 25 RPM पे आपके फ्राइबिलेटर को रोटेट किया जाता है, उसकी रिवोल्यूशंस उतनी आती हैं। एंड 4 मिनट तक मींस टोटल इसमें 100 रोटेशंस रहती हैं, जिससे कि हम इवेल्यूएट कर सकते हैं कि उसमें कितना वेयर एंड टियर जो है वो हो रहा है। तो इसमें यही आपको एक तो टाइम याद रखना है, रोटेशंस, टोटल रोटेशंस कितनी है, पर मिनट रोटेशंस कितनी है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ कोल तार्स कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। तो कोल तार कलर्स की लिस्ट जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ करने के लिए परमिटेड है, किस शेड्यूल में दी गई है? सो इट इज़ गिवन इन शेड्यूल क्यू। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शेड्यूल ओ की, तो शेड्यूल ओ में आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं किस चीज़ के? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड शेड्यूल ओ में दिए गए हैं। देन बात करूँ शेड्यूल पी की, तो शेड्यूल पी में आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग जो है वो आपका शेड्यूल पी में दिया गया है। देन आता है आपका शेड्यूल आर। तो शेड्यूल आर में आपके कॉन्डम्स के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जो कि आपके रबर लेटेक्स से बने होते हैं सिंगल यूज़ के लिए, या फिर अदर जो भी मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स आपके शेड्यूल आर में दिए गए हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन? नाइट्रोजन एनालॉग कार्बीन का कौन सा है? तो कार्बीन का नाइट्रोजन एनालॉग है नाइट्रीन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो नाइट्रीन में क्या होता है, इसमें आपके अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। इसका कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये आपका नाइट्रोजन एनालॉग होता है कार्बीन का। तो ये बात करते हैं कार्बीन की। कार्बीन क्या है? तो कार्बीन क्या होता है? कार्बीन इसमें ओपन सेक्सटेट होता है जिसे कार्बीन कहा जाता है, या फिर डाइवेलेंट कार्बन जो है उसे कार्बीन कहा जाता है। ये कार्बीन जो है वो काफ़ी रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। इसमें भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। एंड यहाँ कार्बन में आपका जो है वो नेगेटिव चार्ज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे।
एंड ये इसका जनरल स्ट्रक्चर रहता है। सो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।